नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर फिर से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अब तक WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। थोड़ी देर में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से एक बार उन्होंने चैलेंज कर दिया। उधर 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कहा कि हम पहलवानों द्वारा दायर की गई शिकायतों की जांच कर रहे हैं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हरियाणा और बाहर के पहलवानों से कुल 7 शिकायतें मिली हैं। दिल्ली महिला आयोग यानी DCW की अध्यक्ष ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। महिला पहलवानों ने आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की भूमिका और कार्य प्रणाली को राष्ट्रीय आयकर देने के मकसद से केंद्र सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग से काम करेगा। अलग कानून बनने से CBI की राज्य सरकारों से सहमति लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अभी तक CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत 1946 के तहत काम कर रही थी। इस कानून की सीमाओं पर विचार विमर्श के बाद संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि CBI के लिए अलग से कानून बने। समिति ने कहा है कि मौजूदा कानून में एजेंसी का दायरा सीमित है। नया कानून ऐसा हो जिसमें CBI का दर्जा, कामकाज, अधिकार तय हो और निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के प्रावधान हो। यही सिफारिश केंद्र सरकार के लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का ठोस आधार बनी है। वही जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि नया कानून संघीय स्तर पर होगा। अभी तक संवैधानिक अदालतों जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश हो तो राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। इससे इतर मामलों में केंद्र सरकार को CBI की जांच का दायरा बढ़ाना चाहता है और जांच एजेंसी राज्य सरकार से अनुमति लेकर केस दर्ज करती है। राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से सहमति देने के प्रावधान बनाए हुए हैं। वहीं जिसे जनरल कंसेंट कहते हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह की जनरल कंसेंट के आधार पर बजाय विशिष्ट अनुमति की व्यवस्थाएं की हैं। ऐसे में हर मामले में राज्य सरकार से मंजूरी चाहिए होती है। तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से CBI के लिए नए कानून का प्रावधान कर दिया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 28 पर भाजपा काबिज है। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा अमेठी जैसा रिजल्ट लाने की प्लानिंग कर रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने उन्होंने चर्चा में दावा किया है कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और कमलनाथ वैसे ही चुनाव हारेंगे जैसे अमेठी से राहुल गांधी हारे थे। वहीं अटकलों के बीच भाजपा यहां से अपनी राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को टिकट दे सकती है। कमल पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा के 7 विधानसभा क्षेत्र हम जीतने और लोकसभा सीट जीतकर कमलनाथ और कांग्रेस का सफाया करेंगे। हमने पूछा कि आप कविता पाटीदार के साथ छिंदवाड़ा में मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे आएंगे? इस पर पटेल ने कहा कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्या कविता पाटीदार अमेठी जैसा सीन दोहरा पाएंगी?
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। यानी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से विधानसभा का चुनाव तैयार किया है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में है, जिसके मद्देनजर ये माना जा रहा है कि विधानसभा के बाद ही 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो विधानसभा की तैयारियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की भी तैयारी कर रही है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों और अपनी जो चुनौती है उसे स्वीकार करते हुए उनका सीधा कहना है कि एक सीट पर फिलहाल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोकसभा पर काबिज है, लेकिन हम इसे भी छीन लेंगे 2024 में। यानी कि विधानसभा की तैयारी के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा की भी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। वहीं उनके तमाम मंत्री और विधायक पूरी तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को लेकर तमाम वादे भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम कमलनाथ जब सरकार में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको अवसर था, उनको मौका था जनता के हित में बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन पता चल गया कि कांग्रेस और कमलनाथ का मंसूबा क्या है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हम विधानसभा के साथ साथ छिंदवाड़ा लोकसभा को भी हम हड़पने जा रहे हैं और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुक्त करने की प्लानिंग है। फिलहाल इस समय तय करेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के दावों में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में अमेठी जैसा प्लानिंग कर रही है बीजेपी का ये मानना है कि जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी को और कांग्रेस परिवार को वहां से हटा दिया है, वैसे ही छिंदवाड़ा से हम कांग्रेस को पूरी तरीके से हटा देंगे और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी है। फिलहाल जनता का रुख किधर है यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसी साल लास्ट महीने के अंतराल में विधानसभा के चुनाव में है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां भी चुनावी मैदान में अपना ताल ठोक चुकी हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम ही लोकसभा चुनाव के परिणाम में तब्दील हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अब तक के भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं रही हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली रही है, उन कार्यप्रणाली से जनता खुश नहीं है। फिलहाल लगातार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस को पूरी तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता देने की बात कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सरकार की मुहिम और योजनाओं को कमलनाथ सरकार पूरी तरीके से पर्दाफाश कर रही है। कमलनाथ का कहना है कि इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में सरकार रहा है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरकार सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म और मजहब की राजनीति करने में जुटी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां करीब 36 दिन की तलाश के बाद वारिस पंजाब डे के प्रमुख खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा के रोडवाला गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल सिंह ने गुरुद्वारे में पाठ करते हुए संगत को संबोधित किया, जिसमें उसने कहा कि यह गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है। इस दौरान का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में अमृतपाल सिंह कह रहा है कि 1 महीने पहले पुलिस ने सिखों पर जो कहर ढाया है वो गलत है। जिस तरह से पुलिस ने सिख लोगों के साथ बर्ताव किया है वह गलत है। हम दोषी नहीं हैं। 1 महीने के बाद हमने फैसला किया कि हम जिस जमीन के लिए लड़ें उसी जमीन पर रहकर लड़ेंगे। मैं संगत का बहुत आभारी हूं जिसने हमारी मदद की। आज इसी जगह से ही मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। यह गिरफ्तारी अंत नहीं
बल की शुरुआत है। हमारे खिलाफ जो झूठे केस लगाए गए हैं, हम उसका सामना करेंगे। जिस पवित्र जगह मेरी दस्तारबंदी और हुई, उसी जगह हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। दुनिया ने देखा कि हम पर कैसे कहर ढाया गया है। वहीं अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह ने बताया कि अमृतपाल सिंह रात को यहाँ आया था। वह खुद कह रहा था कि वो गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद पंजाब पुलिस को सरेंडर कर देगा। उसने ठीक वैसा ही किया। सुबह 7 बजे उसने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी। उस पर किसी का दबाव नहीं था। उसने अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में आए गिरफ्तारी दी है। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए सूचित किया गया। गिरफ्तारी से पहले कपड़े बदले, पाठ किया, संगत को संबोधित किया, अपनी गिरफ्तारी देने का कारण स्पष्ट किया। फिर गुरुद्वारा साहिब के बाहर जाकर अपने आप पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश हुआ। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हाल ही में 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से ही तीनों बदमाशों को धर दबोचा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। प्रयागराज पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में चित्रकूट कनेक्शन भी सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। इन तीनों ने प्रयागराज के होटल में फर्जी नाम पते पर आधार कार्ड बनवाए थे। इस आधार कार्ड का ही उपयोग कर प्रयागराज के होटल में कमरा बुक कराया था। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने प्रयागराज के होटल में कमरा बुक करते समय फर्जी आधार कार्ड दिया था। आरोपियों ने होटल में जो आधार कार्ड दिया था वह जांच के फर्जी पाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक ये आधार कार्ड फर्जी पते पर बनवाया गया था। जानकारी बताते हैं कि आधार कार्ड में गलत पता दिया गया था। गौरतलब है कि अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड पर लिया था। इन आरोपियों की पुलिस रिमांड आज शाम 5 बजे समाप्त हो गई है। आज रविवार है और ऐसे में अतीक और अशरफ की हत्या तीनों आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अक्षय तृतीया में अयोध्या में राम मंदिर का 155 देशों के जल से अभिषेक किया गया। इसमें अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल भी शामिल है। 8 देशों के राजदूत और 40 देशों के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। इसमें तजाकिस्तान के ताज मोहम्मद भी हैं। उन्होंने बाबर की जन्मभूमि की नदी कश्त ए दरिया समेत कई मुस्लिम देशों की नदियों का जल भेजा है। मणिराम छावनी के सभागार में कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश ने नया नारा दिया, भारत जय जगत दिया है। उन्होंने कहा कि एक नया नारा है, भारत जय जगत। वहीं दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जौली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ मिलकर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जौली ने बताया कि जलाभिषेक के लिए 155 देशों का जल कलश अयोध्या लाया गया। इसमें उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चिरचिक नदी का है और तजाकिस्तान की वक्फ नदी का है और यूक्रेन की डेनिस्टर, रूस की वोल्गा और मॉरिशस की गंगा तालाब और हिंद महासागर का जल भी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि संग्रेवपुर में पर्यटन केंद्र बनाने का प्रयास हो रहा है। इजराइल की लाइब्रेरी में यह पढ़ने को मिला है कि राम के ईश्वर रूप का निषदराज ने सबसे पहले अनुभव किया था। अब पूरे देश में निषाद मछुआरों की सेना
तैयार करके रावण राज्य खत्म करने में जुटा है। तो कुल मिलाकर 155 देशों से जल लाया गया और 155 नदियों का जल राम मंदिर अयोध्या पहुंचा, जिसके बाद इसका जलाभिषेक किया गया। वहीं आपको बता दें, वहीं कई देशों के राजदूत तो वहां के रहवासी भारतीय वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी एक बार फिर से बेमौसम बारिश हो गया है। कानपुर जालौन में सुबह धूप खिली, दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और बारिश शुरू हो गई। लखनऊ में दोपहर से अंधेरा छाया रहा, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मथुरा अलीगढ़ में भी सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव के लिए बारिश का रेड अलर्ट, जबकि प्रयागराज समेत 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, इनमें से बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा और रायबरेली हैं। इस दौरान आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका है। उधर गुरुवार को 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। कानपुर में रविवार दोपहर यानी आज दोपहर 12 बजे अचानक आसमान से घने बादल छाए रहे, फिर धूप भरी आंधी चली। इसके बाद बारिश शुरू हो गई, बिजली कट गई। शुक्रवार को तुलना में शनिवार रात को कानपुर का तापमान 5.2 डिग्री की गिरावट में हुई। यहाँ वहीं 24.8 डिग्री सेल्सियस मौजूदा तापमान दर्ज किया गया। वहीं रविवार को भी मौसम में बदलाव के बाद लोगों को गर्मी मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों तक कानपुर आसपास के जिलों में आंधी और बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी से अपना पांव पसारते दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से हर दिन 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ भी मौतों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की लगातार चिंताएं भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 12,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ 42 लोगों की मौत भी हुई है। यह आंकड़ा डराने वाला है। एक्सपर्ट पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि मई में कोरोना मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ रोजाना बढ़ते नए केसों की संख्या बेहद चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज शनिवार को कहा कि भारत में 24 घंटे की अवधि में 12,193 ताजा कोविड केस सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 67,556 हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 42 है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के कारण लोगों को डर के साए में रहना पड़ रहा है। वहीं 2019 और 20 की अगर हम बात करें तो यह अप्रैल और मई का महीना था जब कोरोना पीक पर पहुंच रहा था। संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया था। कोरोना लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। उसी दौरान केंद्र सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग तमाम तरीके के नियम निकाले थे, जिसके बाद देश कुछ हद तक संभल पाया था। लेकिन समय दर समय एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। वहीं कोरोना के कारण अब तक 24 घंटे में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।